This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं पोल रिजल्ट आपकी लास्ट क्लास का। पिछली क्लास में जो भी आपका पोल रिजल्ट रहा उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सॉरी। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के आंसर बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है अश्विनी, अमन और शुभम। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर सही दिए थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सही बच्चे 3 हैं, लेकिन गलत बहुत, देखो गलत 3 है। गलत का मतलब ये नहीं कि आपने आंसर गलत दिया, गलत का मतलब ये है कि वो बच्चे क्लास में तो थे लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया था, वो बहुत ही कम है। सिर्फ 3 ही बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया, बाकी सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया है। अब वो आंसर सही आया गलत आया वो बात की बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी ने पोल में आंसर दिया। ठीक है, वेरी गुड। और टाइमिंग भी देखो तो सभी की बहुत अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग है ना, 2 बच्चों की रह गई है, तो आपकी भी अच्छी टाइमिंग थी 52 मिनट्स। तो इस पे कलर मैंने नहीं किया, बाकी यहाँ पे 50 मिनट। ठीक है, अमन और खुशी आपकी टाइमिंग पे कलर नहीं किया था, बट हाँ आपकी टाइमिंग भी अच्छी है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा पोल रिजल्ट के बारे में। अभी करते हैं आज की क्लास को फटाफट से शुरू। तो अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो चलिए मुझे फटाफट से बताइए कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम जो मैम 2 से भाग ना जाए। ठीक है, जो 2 से भाग नहीं होती उसको हम विषम संख्या कहते हैं। देखो, इसकी परिभाषा में थोड़ी सी करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन करनी है? तो जो संख्याएं या जो संख्या, अब चाहे तो लिख सकते हो, 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती। ठीक है, अब मैंने पूरी तरह क्यों लिखा तो इसको भी हम सीखेंगे, क्योंकि देखो हर एक चीज को ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। भाग नहीं होती, हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती है वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लो 2 हो, सॉरी 2 है क्या? नहीं है। 2 कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 भी है क्या? बताओ। यस मैम। 9 भी है, और नंबर है 9, तो 9 भी आएगा। 9 हो गया, 11 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगी ये बताओ? सॉरी, कहां तक जाएगी ये, मतलब कहां है इसका अंत? अंत है भी या नहीं है? मैम ये अपरिभाषित है। नहीं पता कहां पे खत्म होगी, हमें नहीं पता, तो अपरिभाषित है। नहीं, कहां तक जाएगी ये तो पता है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कौन है तो वो नहीं पता। कहां तक जाएगी वो तो पता है कि अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन कहां खत्म होंगी ये नहीं पता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा पूरी तरह से भाग नहीं होता। ठीक है, तो पूरी तरह क्यों लिखा है तो अब इसको समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। डाउट होगा तो पूछ लेना। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 11 को 2 से भाग करके बताओ, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये तो भाग होता ही नहीं, हमारे पास तो इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, या फिर हम इसको भाग ही नहीं कर सकते। ऐसा तो आप नहीं कहोगे। आप अपनी नोटबुक निकालोगे और ऐसे लिख दोगे, है ना, ऐसे लिख दोगे 2 और 11, और सॉल्व करोगे तो लिख दोगे 2 5 10, लिख दोगे ना। सभी बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे ना इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये जो 11 था ये 2 से जो है वो भाग तो हो गया, लेकिन पूरी तरह भाग नहीं हुआ। पूरी तरह भाग कब होती है कोई भी संख्या? जब उसका शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, क्या है? जब उसका शेषफल 0 आ जाए। तो आप कहोगे कि दशमलव की मदद ले लो, है, दशमलव की मदद से इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा ये 2 5 10 लिख लिया फिर से, और आ गया 0, ऐसा कहोगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब बात करें पूरी तरह भाग होने वाली, तो पूरी तरह भाग होना तभी माना जाता है जब आपको किसी चीज की मदद नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, जब बिना किसी की मदद लिए ही आप अपना जो चीज है उसको भाग कर देते हो, उसको हम कहते हैं कि पूरी तरह भाग हो गया। जब किसी की मदद लेनी पड़ जाए तो फिर कैसे पूरी तरह से भाग हो रहा है?
ठीक है, तो इसलिए ये कारण होता है, ये मतलब होता है विषम संख्या का कि भाग तो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि भाग ही नहीं दे सकते, भाग तो दो, भाग तो सभी को देते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो भाग नहीं होगा, आपको किसी की मदद लेकर के उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जिसको ये बात समझ आई बाई टाइप करेंगे, इस चीज में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। तो ये एक्चुअल में उत्तर यहां तक नहीं रहेगा, आएगा ये उत्तर बस आपका यहीं तक रहेगा, ठीक है। चलो, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सम संख्या की। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग जाए मैम। देखो फिर से आपने आधी इसकी परिभाषा बोली, भाग हो जाए, भाग तो 11 भी हो रहा है, लेकिन कैसे? जो जो पूरी संख्या तरह दो 2 से से भाग हो पूरी जाए। मैम जो पूरी भाग जाए। बिल्कुल, भाग जाए नहीं, भाग हो जाए, ठीक है, भाग नहीं रही, हो गई। चलो आगे देखते हैं। जो संख्या क्या हो जाए, 2 से पूरी तरह भाग हो जाए, क्या हो जाएगा? उसको पूरी तरह से भाग हो जाएगी, पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगी, उसको हम कहेंगे कि वो सम संख्या है, पूरी तरह भाग होती है। जिसको हमें सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमको रिमाइंडर लाने के लिए किसी भी दशमलव की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 से भाग होकर के हमें अपना आंसर दे देगी। जैसे कि इसके उदाहरण बताओ फटाफट से। 2 और लास्ट क्लास में बड़ा है, बताइए फटाफट से इसके एग्जांपल चैट में लिख लो, माइक ऑन करके, अगर आप नहीं बोलना चाहते चैट में लिख लो। 4 6 ठीक है, 4 है, 6, 8 हम्म, 10 हाँ 10, बिल्कुल, 6 12, 8, 14, ठीक है, कहां तक जाएगी? 10, तो ये भी कहां तक 12, जाएगी? अनंत तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। अब चलो, ये तो हमने सीख लिया कि जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग होती है और नहीं होती है, उसमें कंपेयर करके हम विषम और सम लेते हैं, ठीक है। विषम और सम संख्या असल में है क्या? तो इसका जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हम करते हैं 2 से, कि जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी वो हो गई सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होंगी वो होती है विषम संख्या। मतलब इसमें सेंटर कौन है, इसमें बीच में केंद्र कौन है? तो वो हमारा 2 है। 2 से भाग हुई तो सम, और 2 से भाग नहीं हुई तो विषम, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 10806 ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे? सम संख्या मैम। सम संख्या में। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि मैम पीछे 6 अक्षर है, वो सम है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये होता है शॉर्टकट, किसका शॉर्टकट? सम और विषम संख्या को पहचानने का, कि अब ये 2 4 6 8 तो हमें पता है कि 2 से कट रही है, तो इट मींस ये सम है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई बड़ी भारी भरकम संख्या आ जाए तो कैसे पता लगेगा भाई सम है कि विषम है? तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कि जिन संख्याओं के अंत में, या जो संख्याएं किससे एंड हो रही है, संख्याएं लिख लो, 0 2 4 6 8, बस इतनी ही याद रखनी है, ठीक है। जो संख्याएं जो संख्या 0 2 4 6 8 पर खत्म होती है, या फिर उनका जो अंत का जो चिन्ह, अंत का जो अंक होता है वो इनमें से कोई एक हो, उनको हम कहेंगे कि वो सम संख्याएं होंगी। और अगर इनके अलावा कोई और अंक दिख रहा है तो हम कहेंगे कि वो सम संख्या नहीं होगी। अच्छा, पर देखो, जब हमने सम संख्या शुरू करी तो यहाँ पे तो हमने 0 लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? क्या मैम? जब हमने यहाँ पे देखो सम संख्या लिखी ना, तो मैंने 2 से शुरू कर दिया, और आपने भी कहा कि 2 4 6 8, लेकिन 0 किसी ने नहीं बोला, ना आपने बोला ना मैंने बोला, तो मतलब 0 यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? मैम 0 सम और विषम में दोनों में आता है। नहीं, दोनों में नहीं आएगा, देखो एक में ही आएगा। मैम सम में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? अब कारण भी बता दो। क्योंकि मैम सम संख्याओं के पीछे 0 लगता है, जैसे 10 20 30 ऐसे। ठीक है, चलो ये कारण भी ठीक था, लेकिन एक और रीजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 0 को 2 से भाग दे सकते हो? यस मैम। ठीक है,
बिल्कुल सही दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? क्योंकि हमने पीछे देखो जब हमने भाग पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था कि हर एक संख्या के पहाड़े में 0 आता है। तो अगर 2 के पहाड़े में 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। और जो भी संख्याएं हैं जिनको 2 से भाग देते हैं और वो पूरी तरह से भाग हो जाती है, वो सम संख्या की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसका मतलब जब हमने ये सवाल पूछा, जब हमने खुद से ये सवाल पूछा कि क्या 0 2 से विभाजित है, तो हमारा आंसर आया हाँ। हमारा आंसर ना नहीं आया, हमारा आंसर आया कि हाँ कर सकते हैं। तो अगर हाँ उत्तर है तो इट मींस ये सम संख्या की कैटेगरी में जाएगा। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो बताओ। कि 0 सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसने इस परिभाषा को सेटिस्फाई किया है। हम कहते हैं जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं जो 2 से भाग हो सकती हैं वो सम संख्याएं होंगी। तो 0 भी तो भाग हो रहा है, क्योंकि इसका उत्तर ना तो नहीं आएगा। आप यहाँ पे नहीं तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई 0 तो सभी से भाग होता है। 2 ले आओ, 3 ले आओ, 6 ले आओ, 10 ले आओ, सभी से भाग होता है। तो नहीं तो इसका आंसर आप लिख ही नहीं सकते हो। इसका आंसर हाँ ही आएगा। और अगर इसका आंसर हाँ आ गया कि 2 से भाग हो रहा है, तो फिर ये सम संख्या की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, चलो। तो अगर आपको ये समझ आ गया है, आपने शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली है। क्या सीखा? कि जिन जिन संख्याओं के अंत में 0 4 6 8 आएगा, उनको आपने बिना कुछ सोचे समझे सम संख्या का नाम देना है। बिना कुछ सोचे समझे, आपको उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो खत्म 0 पे हो रही है, 2 पे हो रही है, 4 6 8 पे हो रही है, आप बोलोगे ये सम संख्या ही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 5 1, ये कैसी संख्या है बताओ? विषम। मैम विषम। विषम है। क्यों? क्योंकि इसके अंत का जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं था। ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, बल्कि क्या है? 1 है। 1 तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये सम संख्या नहीं होगी, विषम होगी। अगर मैं आपको बोलूं 2 9 9 9 0, ये क्या है? सम संख्या मैम। सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं बोलूं 1 3 5 7 8, तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या मैम। संख्या मैम। ये भी सम संख्या है, जिसकी एंड में 8 आ रहा है। तो बस यही होता है। ठीक है, ऐसे आपने शॉर्टकट बिल्कुल 2 सेकंड में आप अपना आंसर दे सकते हो। किस किस को ये सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई समझ आ चुकी है वो वाई टाइप करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि जरूरी है ये। ठीक है, ये था सम और विषम। सम और विषम में मैंने कहा कि सेंटर कौन होता है? तो 2 होता है। अगर 2 से भाग हुई तो सम, और 2 से भाग नहीं हुई तो विषम। 2 पे हम पूरा ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वो कब होता है? सम और विषम के केस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्याओं की। अब यहाँ पर जो सेंटर होगा वो 2 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 से भाग तो अभाज्य या भाज्य, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें जो परिभाषा है या इसमें जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। सबसे पहले तो शब्द को सीखते हैं। शब्द का नाम है अभाज्य। अगर मैं आपको बोलूं भाज्य का जो मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है जो भाग हो सके। ठीक है, अगर इसका मैं आपसे विलोम पूछूं तो, ठीक है एक मिनट, अगर मैं आपसे इसका विलोम पूछूं, भाज्य का विलोम शब्द पूछूं, भाज्य में। जो अभाज्य। भागना। जैसे, ठीक है, जैसे संभव का होता है असंभव, है ना, तो वैसे भाज्य का हो गया अभाज्य, इसका विलोम हो गया अभाज्य। तो अगर भाज्य शब्द का मतलब है कि जो भाग हो सकता है, तो अभाज्य का मतलब क्या होगा? जो भागना उसके मैम। ना हो सके। इसको अभी आपने उतना सीधे से नहीं लेना कि भाग तो होता है यार, 2 तो भाग होता है ना, लेकिन इसको हम एज अ ट्रिक समझेंगे। अभी हम बस थोड़ा सा समझ रहे हैं ताकि इजी बने कंसेप्ट। ठीक है, भाग होती है, जो संख्या भाग होती है उसको हम भाज्य कहते हैं। और अभाज्य का मतलब हो गया जो भाग नहीं होती। ठीक है, या भाग ना हो सके, उसको हम कहेंगे अभाज्य। जैसे कि 2 है। अब 2 को अगर मैं भाग करना चाहूं, इसके मैं टुकड़े करना चाहूं, तो क्या हो पाएंगे? इसको भाग करना चाहूं तो क्या कुछ इसका हो सकता है? बताओ जरा, किस किस से भाग होगा ये? 2 किस किस से भाग हो सकता है? एक से और खुद से से और मैम। खुद से। एक से और खुद से। ठीक है, एक से हो जाएगा और खुद से हो जाएगा, लेकिन और किसी से नहीं होगा। तो इसलिए तो इनको हम कह रहे हैं कि भाग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनको भाग करने के लिए भाई कोई संख्या ही नहीं बनी है।
अब 2 को भाग करने की सोची, 2 को भाग करने के लिए या तो 1 से भाग करो या तो 2 से भाग करो, उसके अलावा कोई संख्या दे ही नहीं रहे, है ही नहीं कोई संख्या बनी हुई इस दुनिया में जो इनको भाग कर सके, तो इसलिए इनको हम कहते हैं अभाज्य, जिनको भाग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ठीक है, 3 की बात कर लो तो 3 को भी अगर भाग करना है तो कैसे करोगे, 1 से करोगे और 3 से करोगे। 5 को भी भाग करना 1 से करोगे, 5 से करोगे। 7 को भाग करना 1 से करोगे, 7 से करोगे। इनके अलावा कोई संख्याएं है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इनका जो शब्द का मतलब है वो सीखा। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा और सीख लेते हैं कि क्या है, कि आपको जब भी देखना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, आपने एक चीज याद रखनी है कि अभाज्य संख्या के, ठीक है, अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याएं आपकी बड़ी संख्या को भाग कर सके। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 15, अब ये जो 15 है, 15 को कौन कौन भाग कर सकता है बताओ जरा। एक तो 1 करेगा और 15 करेगा, इसके अलावा 3 मैम, 3 करेगा और 5 करेगा। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे 15 के गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या के भी गुणनखंड होते हैं, और वो कितने होने चाहिए वो बिल्कुल फिक्स होता है, और वो कौन कौन होने चाहिए वो भी बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, जैसे 15 के हमने अभी गुणनखंड निकाले, वैसे ही अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं। वो कितने होने चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए, 2 गुणनखंड किसके, अभाज्य संख्याओं के। इस गणित में जितने भी अभाज्य संख्या है उनके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, और वो कौन कौन से हैं, तो वो भी फिक्स है। पहला गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं के पास वो है 1, और दूसरा गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं के पास वो कौन है, खुद खुद वह संख्या। ठीक है, खुद वो संख्या। इसको आप चाहे तो बच्चों नोट कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी परिभाषा के आधार पर आप अभाज्य और भाज्य में जो है वो डिफरेंस समझोगे। ठीक है, और एक और चीज भी है जिसका पता भी आपको इसी वाली परिभाषा से लगेगा, कि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 ही, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 होंगे। और वो कौन कौन होंगे, तो एक तो 1 होगा और खुद वो संख्या होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए 11 के गुणनखंड। अब हमें पता है कि 11 तो अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसको भाग करने के लिए कोई बना ही नहीं है। तो पहला गुणनखंड इसका हो जाएगा 1, और दूसरा बताओ 11 मैम। 11, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे मैं आपसे पूछूं 28 नहीं सॉरी 23, एक से और 23 से ही होगा मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 से और 23 से 23 से ही होगा। तो ये होते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, जिनके होते हैं 2 ही गुणनखंड। सबको अगर ये बात क्लियर है, और आपने अगर इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है तो वाई टाइप करो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। अभी हमने सीखा भाज्य मतलब जो भाग होती है। अब ये इनका नाम भाज्य क्यों है, क्यों ये भाग हो रही हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सी संख्याएं हैं जो इनको भाग कर सकती है। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं भाज्य संख्या, क्योंकि इनको भाग करना आसान है। क्योंकि 4 देखो कितनी संख्याओं से भाग होता है बताओ जरा। एक तो 1 से होगा, और 1 से 2 से और 4 से मैम। 1 से 2 से और 4 से मैम। 16 किस किस से होगा, 1 से 2 से 4 से 2 1 से से 4 से 16 से। और भी है, देखो 2 को आपने किससे गुणा किया कि मैम, 16 आया, 8 8, मैम। हाँ, और 16। ठीक है, 25 के बताओ। 1, 1, 5 और 25। 25, 5 और और 60 के बताओ। 60 के तो बहुत है, 60 के बताओ। 1 2 3 4 4 5 15 6 10 15 10 12 और 12 5 6 60, 20 मैम। 30 30 20 20 10 मैम। 60, हाँ 10 लिखा है, 60। देखो यहाँ पे 10 है। देखो इसके तो इतने सारे आ गए। ठीक है, तो इसलिए इन संख्याओं को कहा हमने भाज्य संख्या, क्योंकि इनको भाग करने के लिए बहुत है, बहुत सारी संख्याएं इनको भाग करने के लिए। इससे नहीं हो रहा तो उससे कर लो, उससे नहीं हो रहा तो उससे कर लो, है ना। तो अब यहाँ पे वो वाली परिभाषा लगाएं अगर हम, कि हमारी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके कितने गुणनखंड होते हैं बताओ, बता सकता है कोई।
भाज्य संख्या के पास सबसे ज्यादा कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ठीक है, पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। यहाँ पे भाज्य संख्या इसके पास 3 गुणनखंड है, यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4 5 गुणनखंड है, यहाँ पे इसके पास तो भाई बहुत सारे गुणनखंड है। अब 60 से बड़ी संख्या लो तो और गुणनखंड आएंगे, और बड़ी संख्या लो और गुणनखंड आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या के पास जो है वो अनगिनत अनगिनत गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अनगिनत गुणनखंड है उनमें भी एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि वो हमेशा ही 2 से ज्यादा हो। भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा होने चाहिए, ना तो 2 के बराबर ना तो 2 से कम, हमेशा 2 से ज्यादा। मतलब कि भाज्य संख्या के गुणनखंड कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 तो उसके पास होने ही चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। और वो 3 कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि 2 नहीं 2 से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी के 2 ही गुणनखंड है तब तो वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने अभी तो पीछे तो हमने पढ़ के आए कि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। अगर किसी संख्या को भाज्य संख्या की कैटेगरी में आना है तो उसको कितने से ज्यादा गुणनखंड उसके पास होने चाहिए? तो 2 से ज्यादा गुणनखंड उसके पास होने चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए तो नेक्स्ट भी आपको समझ आ जाएगा। अगली चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा 1 है बच्चों, वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्या कारण रहा होगा कि ऐसा इसको कह दिया? क्यों इस बेचारे 1 को जो है वो निकाल दिया, ना भाज्य रहने दिया ना अभाज्य रहने दिया? यस तो है, बट क्यों है? बताओ, माइक ऑन करके बता दो कोई भी। 1 क्यों भाज्य संख्या नहीं है और क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? उत्तर इसका वहीं छुपा है, इसमें ही छुपा है। देखो, इसमें ही छुपा है इसका आंसर, एक इस वाली बात में और इस वाली बात में। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए, भाज्य मैम, संख्याओं के अभाज्य 2 से संख्या के 2 ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, तो फिर 1 भाज्य अभाज्य कुछ भी क्यों नहीं? हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे। मैम ना ही ये भाज्य और ना ही अभाज्य है। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कहा इसको? मैम क्योंकि अभाज्य में तो दो कम से कम मैम 2 संख्या होनी चाहिए जिससे ये कम भाग से कम जाए। नहीं, उसमें 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। अभाज्य में 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, और मैम अभाज्य नहीं होता। भाज्य में, और मैम भाज्य में 2 या 2 से अधिक। हाँ बिल्कुल सिंपल है। तो फिर 1 के पास कितनी है? मैम 1 में ना ही अधिक है और ना ही कम है। नहीं, कम तो है, कम तो है। बताओ 1 का गुणनखंड बताओ। 1 किससे भाग होता है? एक ही होगा 1 मैम। से, ठीक है। 1 ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा 1 है ये ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों की शर्तें हैं। भाज्य ने कहा भाई अगर मेरी कैटेगरी में आना है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड लेके आओ, ठीक है। अगर आपको मेरी कैटेगरी में आना है तो 2 से ज्यादा के गुणनखंड लेके आओ। और अभाज्य ने कहा अगर मेरी कैटेगरी में आना है तो सिर्फ 2 गुणनखंड लेके आओ। अब 1 बेचारे ने कहा मेरे पास तो गुणनखंड ही 1 है, ना 2 से ज्यादा है ना 2 है, बल्कि 1 ही गुणनखंड है। तो फिर इस वजह से 1 जो है वो ना तो आपका भाज्य में जाता है ना तो अभाज्य में जाता है, क्योंकि ये किसी की भी परिभाषा को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कारण है कि 1 को जो है वो हम क्या करते हैं 1 को हम क्या करते हैं, किसी कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आपको ये नजर नहीं आया होगा। तो मैंने कहा कि भाज्य संख्या ने कहा कि 2 से ज्यादा गुणनखंड लेके आइए, अभाज्य संख्या ने कहा कि 2 गुणनखंड लेके आइए, लेकिन 1 के पास तो 1 ही गुणनखंड था, ना वो इस शर्त को पूरा कर पाया ना वो इस शर्त को पूरा कर पाया। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो तुम ना तो भाज्य में रहोगे ना तो अभाज्य में रहोगे, तुम्हें हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। सभी को समझ आ गया? तो देखो अब मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, क्योंकि अभी आपको सवाल आ सकता है कि अभाज्य संख्याएं लिखो, तो आप उसको 1 मत लिख देना, 1 से शुरू मत करना, ठीक है। 1 से शुरू मत करना। कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे बताओ? अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगी?
मैम 2 से। 2 से, बिल्कुल करेक्ट है, 2 से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ मुझे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य। मैम 4। 0 तो नहीं होगा। मैम 2। मैम 4। 2। पर देखो 0 क्यों आया, ये भी तो बात है। 0 को भी हम किसी कैटेगरी में नहीं डालते, क्यों? क्योंकि 0 के भी वैसे गुणनखंड तो है, पर फिर भी इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते। अब इस क्यों का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, चलो पहले सबसे छोटी अब भाज्य संख्या की बात की थी ना मैंने। अच्छा, किसी ने कहा था 4, किसी ने कहा था 2। बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या है करेक्ट, 2 या 4? बताओ, अब बताओ फटाफट से, 2 या 4? 2 मैम। अच्छा, इसका मतलब है कि 2 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ऐसा आप कह रहे हो? क्योंकि भाज्य तो वही होता है ना जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। मैम 4 ही होगा भाज्य। 4 होगा मैम। बिल्कुल करेक्ट है, 4। ठीक है, क्योंकि 4 के पास ही तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 4 के पास ही तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर आप 2 कहते हो तो 2 के पास तो 1 है और 2 है, 2 ही गुणनखंड है। तभी तो मैंने कहा सम विषम में और भाज्य अभाज्य में अंतर है। ठीक है, उसको आप एक दूसरे से अलग ही रखना है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो। मैम 2। 2, यहाँ पे 2 आएगा। और 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ये हमें पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो अभी कुछ सवाल करते हैं 1-2 और उसके बाद क्वेश्चन पोल में करेंगे। आपने क्या करना है, आपने मुझे बतानी है पहली 3 भाज्य संख्याएं। पहली 3 भाज्य संख्याएं बताओ। 4, 6, 8। 4, 6, 8। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहली भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, दूसरी भाज्य संख्या 6 है और तीसरी भाज्य संख्या है हमारी 8। ठीक है, वही अगर मैं आपसे पूछूं पहली 10 अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 9, 11। लिखने दो, लिखने दो। आपने कहा मैम 2। 2 भी तो नहीं है, 2 नहीं आएगा क्या? हाँ तो देखो 2 तो आएगा, अभाज्य में आएगा, अभाज्य में 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 10 तो नहीं हुई। 15, 17, 19, 21। नहीं, देखो थोड़ा सा गलत कर दिया, 15 नहीं होगा, 15 तो भाज्य संख्या है। अच्छा, चैट में लिखा है बहुत से बच्चों ने 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 15 के बहुत से गुणनखंड होते हैं। 16 भी नहीं आएगा, 16 के भी बहुत से गुणनखंड होते हैं। 15 आपका जाएगा 1, 3, 5, 15 से। 16 चला जाएगा 2, 4, 8 और 16 और 1 से। मैम हाँ, 17। हाँ ठीक है, एक एक करके लिखो, इतना मत लिखो चैट में। 17, 17 मैम। उसके बाद 23, 19, 23। कितने हुए? 1, 2, 31। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 23 के बाद बस, ठीक है। 23 के बाद 1 मिनट, 23 के बाद क्यों 31 ही क्यों सीधा? 19 मैम। देखो नरेश पूनिया जी के नाम से जो भी है ना वो रुक जाओ, इतना मत लिखो, मैंने आपका आंसर एक बार देख लिया है। 17 के बाद एक तो आएगा 19। 19 के बाद 20 और 21 तो भाज्य संख्या हो गई है ना, वो कट जाती है। और 22 भी हो गई, 23 आएगा फिर। और 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 तक जो है वो कट जाती है किसी किसी से। तो 23 के बाद 29 आएगा, ना कि 31। तो इसका भी ध्यान रखो। ठीक है, 23 के बाद 29। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो है वो अभाज्य संख्याएं आती हैं, इनको ध्यान रख लो। अच्छा, किसी ने पूछा था कि 2 नहीं आएगा, तो किसमें बेटा आपको डाउट है अगर तो पूछो। 2 आपने अभाज्य में पूछा या भाज्य में पूछा? क्योंकि अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अच्छे से करना। भाज्य ठीक है, में। भाज्य में, ठीक है। भाज्य में जो है वो 2 नहीं आएगा, क्योंकि भाज्य संख्या कहती है कि 2 से
ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके पास भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो मेरी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, क्या होंगे? 2 से ज्यादा गुणनखंड। अब हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा गुणनखंड लेके आओ, तो हमने 2 के गुणनखंड निकाले। अब गुणनखंड निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा ना किसके पास कितने हैं। तो हमने देखा कि 2 को अगर गिने की कितनी संख्याएं भाग दे सकती हैं, तो पहली तो 1 है और दूसरी 2 है, तो इसके पास कितने गुणनखंड रहे? इसके पास 2 ही गुणनखंड है, लेकिन भाज्य संख्या को चाहिए 2 से ज्यादा, तो इसलिए 2 भाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता। 3 भी भाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि 3 के पास भी एक तो 1 है और दूसरा 3 ही है जिसको जो इसको काट सकते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहली भाज्य संख्या जो है वो 4 से शुरू होती है, क्योंकि 4 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 1, 2 और 4, इसके पास 3 गुणनखंड आ गए, 3 मतलब 2 से ज्यादा आ गए। तो भाज्य संख्या ने कहा ये मेरी कैटेगरी में आएगा, यहां से मेरी कैटेगरी शुरू हो जाएगी, बाकी ये दोनों मेरी कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो डाउट मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन ना अभी पोल में आने वाला है, गलत मत करना, अच्छे से करना उसको अटेम्प्ट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं पोल में, ताकि मुझे भी क्लियर हो सके कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों को क्लियर है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं वीनू जी के नाम से? मैम नो डाउट, ओके। चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ये कह रहे हैं कि पहली 6 अभाज्य संख्याएं बताओ। अभाज्य मतलब बता देती हूं, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। हिंट दे दिया है मैंने, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि पोल का क्वेश्चन है। पहली 6 अभाज्य संख्याएं ढूंढो। देखो क्या क्या आपको इसमें पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है और उसके कितने गुणनखंड होते हैं, उसमें कितने गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें अगर आपकी बिल्कुल क्लियर है तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको अपना आंसर मिल गया है तो जाइए और पोल में आंसर दे दीजिए। हर एक संख्या को ध्यान ध्यान से देखिए, हाँ भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना, मैम आराम से करो, सोच समझ के करो। डन मैम। हाँ, जिसका भी डन हो चुका है, वेरी Done, गुड ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे से देख के सॉल्व करते जाएं बच्चों, जरूर आपको आंसर मिलेगा। बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है, पहली तो ये कि हमारी जो अभाज्य संख्या है वो शुरू कहां से होती है, और दूसरी ये कि अभाज्य संख्या के पास गुणनखंड कितने होते हैं। इन 2 को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो और अपना आंसर जो है वो चूज कर लो। तो मैं बताऊं आपको अभी एक बात, तो 30 बच्चे क्लास में हैं, 30 में से 14 बच्चों ने, 15 बच्चों ने, मतलब आधी क्लास ने तो आंसर दे दिया है, लेकिन आधी क्लास जो है वो अभी भी रहती है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी का आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश बच्चों। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर दे दिया, फटाफट से बच्चों हैंड रेज कर लो। हाँ, वेरी गुड, हैंड रेज कर लो। ठीक है ठीक है, प्रीति जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए, अश्विनी बेटा आप भी आंसर दे दीजिए, चमन आंसर दे दो, अनार सिंह जी के नाम से जो है आंसर दे दो, कीर्ति आंसर दे दीजिए, भरत सिंह जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए। मैम मैंने आंसर दे दिया। हाँ बेटा, तो हैंड रेज कर लो, तभी मुझे पता लग सकेगा कि आपने आंसर दे दिया है। देखो भाई, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है ना, हैंड रेज कर लो, सिंपल। ठीक है, हाँ अभी हैंड रेज हो गए बहुत से बच्चों के, वेरी गुड वेरी गुड। राम भगत जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए, पुष्पा आंसर दे दो, पार्वती, अंकित और मोहित जी के नाम से जो है आंसर दे दो, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। अभी देखती हूँ कितने बच्चों के आंसर आए, तो 22 बच्चों के आंसर आए हैं जी। 8 बच्चे तो अभी भी रह रहे हैं, तो कौन है वो 8 बच्चे, फटाफट से आंसर करें क्योंकि पोल एंड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 9 8 7 6, पुष्पा बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, गिनती भूल गई मैं। 7 6 5 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल आपका जो है वो एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप चाहे तो देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर ही। और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, देखो 24 बच्चों ने आंसर दिए और बहुत से बच्चों का आंसर एकदम सही भी आया, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का जो है वो गलत था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखेंगे कि गलत ऑप्शन कौन कौन है। सबसे पहली नजर ऑप्शन नंबर ए पे पड़ी और ये है गलत। क्या कारण है कि ये गलत है, बताओ क्यों गलत है भाई। क्योंकि मैम स्टार्टिंग में ये नो आ रहे इसमें हैं। इसमें जो शुरुआत हो रही है अभाज्य संख्या की, वो ये कह रहे हैं 1 से। पर हमने तो अभी पढ़ा कि जो 1 होता है वो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, क्योंकि इसके पास इतने गुणनखंड ही नहीं है कि किसी की कैटेगरी में जा सके। अभाज्य बनना है तो 2 गुणनखंड चाहिए, भाज्य बनना है तो 3 गुणनखंड चाहिए। बेचारे के पास 1 ही है, अब किसकी कैटेगरी में जाए। तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। फिर हमने देखा कि हमारी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो मतलब बी, सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। तो हमने लिखना शुरू किया, पहले लिख लिया हमने 2, फिर लिख लिया हमने 3, फिर लिख लिया हमने 5। फिर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में यहां तक तो सब सही था, पर एकदम से अचानक से इन्होंने 4 लिख दिया। अब 4 तो भाज्य संख्या है, 4 तो अभाज्य है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, 7 के बाद क्या आना चाहिए था, बताओ। मैम 11 11 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हमने ऑप्शन बी को देखा तो हमने देखा कि 7 तक तो सब सही था, लेकिन 7 के बाद 9 लिख दिया है। 9 तो अभाज्य नहीं है, 9 के पास तो इतने सारे नंबर पड़े हैं जो इसको भाग करते हैं। 1 इसको भाग करता है, 3 इसको भाग करता है, 9 खुद अपने आप को भाग करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। और 11 के बाद 13, तो ऐसे करते करते हमने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया था, वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी भी डाउट है बच्चों तो पूछ लो, अभी भी डाउट है कि क्यों ऑप्शन डी सही और हमारा वाला ऑप्शन गलत, तो पूछ लो। क्लियर हो गया तो वाई टाइप करो। चलो भाई ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि, चलो रहने दो, पोल में ही पूछती हूँ, देखते हैं किस किस को वो क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, कोई भी इसमें जल्दबाजी या गड़बड़ मत करना। स्क्रीन पता नहीं क्यों आपकी फ्रीज हो रही है बच्चों। हाँ, अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम अभाज्य संख्या है। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं कि एक संख्या इस ऑप्शन में ऐसी है जो कि विषम है। ठीक है, जो कि कैसी है, जो कि विषम है, मतलब कि ऑड है। आपको पता है ऑड कैसी होती है, और ऑड होने के साथ साथ वो अभाज्य भी है, मतलब कि प्राइम है। ठीक है, विषम भी है और अभाज्य भी है। ये दोनों की दोनों खूबियां हैं एक संख्या में, इन 4 ऑप्शन में से। एक संख्या ऐसी है जो विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, उसको ढूंढ के निकालो। और आंसर कहाँ देना है, आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, ट्रिकी मतलब घुमा फिरा के पूछा गया सवाल है, पर आप अगर इसको अच्छे से समझ गए हैं तो आंसर मिल जाएगा। एक फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसी संख्या है जो विषम है, ओके ओके, और विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे भाई। वेरी गुड भाई, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए, 12 बच्चों ने आंसर दे दिए, बहुत जल्दी, फटाफट से सभी ने आंसर दे दिए। सभी कोशिश करो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो, क्योंकि अगर आप पोल में आंसर नहीं दोगे तो आपका जो भी आप में इंप्रूवमेंट हो रही है वो हमें पता नहीं लगेगा, आपको कोई डाउट है वो भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि पोल में क्वेश्चन दोगे ना, वहीं से पता लगाते हैं कि कितने बच्चों को समझ आए, कितने। तो पोल में सभी आंसर दीजिए, तभी आपके हम बच्चों हेल्प कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बीमारी बताते हो ना, तभी तो हेल्प करता है वो डॉक्टर। तो वैसे हम भी तो जांच करेंगे कि किसको कितना डाउट रह गया है अभी तक, तभी तो आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। बेटा कैमरा ऑफ रखो, वीनू जी के नाम से जो भी है कैमरा ऑफ रखिए। ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में 31 बच्चे हैं, मतलब कि 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। लेकिन अब 24 बच्चों ने आंसर दे दिया था, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं।
ठीक है, अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। जितने बच्चों ने आंसर दिया मैक्सिमम का सही है। एक दो बच्चों ने फिर से गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, उनकी गलतियों को हम सुधारेंगे, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं शुरू से। 9 हमने देखा। एक तो पहली चीज, ये सारी ही संख्याएं विषम थी, सारी तो ऑड नंबर ही हैं, सारे के सारे तो विषम संख्याएं ही हैं। एक मिनट, आपने क्या लिखा है? पोल, पोल नहीं आया। पोल तो आके बेटा बंद भी हो गया, आपको नहीं दिखा क्या? तो माइक ऑन करके बोल देते। देखो अगर कभी ऐसा होता है ना पोल नजर ना आए, तो माइक ऑन करके आपने मुझे बताना है, ठीक है। 9 जो है वो एक विषम संख्या तो है, लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 के पास है इतने सारे गुणनखंड, तो ये आ गया भाज्य की कैटेगरी में। 15 भी विषम संख्या है, लेकिन इसके पास भी है बहुत सारे गुणनखंड, तो ये भी आ गया भाज्य संख्या की कैटेगरी में। 3 हमारा ये भी विषम है और इसके पास गुणनखंड जो है वो सिर्फ 2 ही है, तो ये हमारी कैसी संख्या निकली? विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी, ठीक है। तो यही हमारा होता बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि ये विषम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। और अगर 25 की बात करें तो 25 के पास भी जो है वो बहुत सारे गुणनखंड हैं सॉल्व इसको भाग देने के लिए, तो ये भी गलत है। तो ए, बी और डी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, किस किस को उसमें डाउट है अभी भी पूछ लो, समझ आ गया तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछ लो। सभी को क्लियर है? चलो तो बढ़ते हैं, समझाना। फिर से समझाना, ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो अभी हमने ये तो पढ़ लिया है कि विषम संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है ना। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, और अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ 2 गुणनखंड। कौन कौन से? एक और दूसरा वो संख्या खुद। ठीक है, तो इसको देख करके हमने यहाँ पे पता करना था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 2 से भाग नहीं हो रही है और साथ में अभाज्य भी है। तो विषम तो सारी थी, जो ये वाला नंबर 1 ऑप्शन है वो तो सभी में था, तो हमने बस इसकी चेकिंग करनी थी कि कौन सी संख्या यहाँ पे अभाज्य है। तो हमने देखा कि 9 के तो 3-3 गुणनखंड है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसके 4 गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या हो गई। इसके 3 गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या हो गई, लेकिन इसके 2 ही गुणनखंड थे, इसलिए ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या हो गया? विषम संख्या तो है ही है, साथ में अभाज्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? मैम मेरा क्वेश्चन सही है। आपका सही है? ठीक है, ठीक है, जिनका भी सही है वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी मैं एक सवाल का जवाब देंगे जो कि सर ने आपको बताया था पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो बताओ मुझे सबसे बड़ी, देखते हैं किस किस को याद रहा है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी तो अलग है, ऑप्शन नहीं है इसमें, ये तो इसका आंसर है। इसका बताओ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैम 4। नहीं, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, जिसने भी आंसर लिखा है 2, जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा है 2, वो बिल्कुल करेक्ट है। 4 तो बेटा भाज्य संख्या हुई ना, 4 तो भाज्य हुई, यस 2 मैम। है ना। क्योंकि देखो अगर हम अभाज्य संख्या लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे लिखते हैं। अगर यहां से यहां तक नजर दौड़ाएं तो ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हमें दिख रही हैं? अगर हम 3 से लेकर के 5 तक नजर दौड़ाएं तो सारी की सारी कैसी संख्याएं हमें दिख रही हैं? सारी की सारी हमें अभाज्य संख्याएं, सॉरी गलत बोल दिया, सारी की सारी हमें विषम संख्याएं दिख रही हैं। कैसी हैं ये सारी की सारी? विषम। सिर्फ 2 ही ऐसा इकलौता नंबर है जो क्या है, जो सम भी है और सम होने के साथ साथ में अभाज्य भी है। ठीक है,
विषम संख्याएं तो अभाज्य आमतौर पे होती हैं, आमतौर पे, हमेशा नहीं, आमतौर पे विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, लेकिन सम संख्या जो अभाज्य की कैटेगरी में आती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ मैंने बस आपका इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, जब किसी संख्या के गुणनखंडन में सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही इस्तेमाल होती हैं तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई संख्या है जैसे कि 16। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूं, चलो अभी यहाँ पे आपसे मैं पूछती हूँ कि 16 के गुणनखंड बताओ। जैसे आपने भी पीछे बहुत सारी संख्याओं के मुझे गुणनखंड बताए थे ना, वैसे ही 16 के गुणनखंड बताओ। 1 4 ऐसे करते करते बताओ। 1 2 4 1 2 मैम 1 2 4 4 16। 3 ठीक है, अब ये तो इसके साधारण गुणनखंड हैं। क्या है? साधारण गुणनखंड। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 16 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो तब भी क्या आपका आंसर यही होगा? नो मैम। तो क्या होगा? 2 मैम। ठीक है, लेकिन अकेला 2 नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा उसके बारे में भी पता करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के, वो अभी हम सीखेंगे फटाफट से। ठीक है, देखो आप सभी ने क्या किया है, आप सभी ने एक टेबल तो जरूर बनाया होगा, जो मैं अभी यहाँ पे बनाने वाली हूँ। ऐसा टेबल तो आप सभी ने बनाया होगा। आप सभी इसको क्या कहते हो? यस मैम। क्या कहते हो इसको? एलसीएम मैम। इसी शब्द का वेट कर रही थी मैं, एलसीएम। जिसने गुणनखंड कहा करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने एलसीएम कहा थोड़ा सा गलत है बच्चों। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इस विधि से या इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है और एचसीएफ भी निकाला जाता है। ठीक है, क्या क्या निकाला जाता है इस विधि से बच्चों? आप एलसीएम, हाँ, एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको एलसीएम नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि कह लो या फिर अभाज्य गुणनखंडन कह लो। तो आज से कोई भी बच्चा इसको एलसीएम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इसको एलसीएम क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो आपका एलसीएम निकलता है बच्चों या एचसीएफ निकलता है, वो कभी भी इकलौती संख्या का नहीं निकलता। इकलौती संख्या के निकलते हैं गुणनखंड। जैसे कि 16 यहाँ पे अकेला है, तो 16 का जो भी 16 के साथ हम यहाँ पे करेंगे वो इसके गुणनखंड निकलेंगे, ना कि एलसीएम या एचसीएफ। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में निकाला जाता है। सभी इस बात को नोट कर लेना कि एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में। एक अकेली संख्या को जब इस टेबल में सॉल्व करते हैं तो उसके क्या हो रहे होते हैं? उसके गुणनखंड निकल रहे होते हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमने शब्द इस्तेमाल कर लिया है अभाज्य, तो इसका मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंडन का मतलब ये है कि अब जो संख्याएं आप इसके गुणनखंड निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे वो भी अभाज्य ही लेनी है। ठीक है, तो हमने ले ली 2 3 5 7 11 ऐसे करते करते जो भी आप यहाँ पे लिखोगे संख्याएं वो कैसी होनी चाहिए? वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए इसका गुणनखंड करने के लिए। और ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर 4 चौके 16, तो क्या मैंने ठीक किया? मैम ये शुरू से 2 से स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो बताया कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो अभाज्य होगी, ना कि भाज्य। 4 तो भाज्य संख्या है, तो 4 से कभी मत करना। मैं मानती हूँ कि 4 से भाग हो जाएगा, मैं नहीं कह रही कि 4 से नहीं होगा, 4 से भाग हो जाएगा, लेकिन 4 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सही आपने कहा, 2 से शुरू करेंगे। 2 से शुरू करो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब अगर हम 16 की गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या लिखे जाएंगे?
जो भी संख्या यहाँ पर आई उनको गुणा के रूप में लिख दो और वो आपके 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये क्या है? तो ये है 16 के अभाज्य गुणनखंड। 16 के जो सिंपल गुणनखंड थे वो ये थे 1 2 4 8 16 और 16 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, जो कि अभी चैट में लिखे भी थे किसी ने, बिल्कुल सही था आपका आंसर। ठीक है, चलो सभी को समझ आया कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है? गुणनखंड में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जो भी इसको काट रही हो या जो भी कर रही हो। 16 को तोड़ के आप कैसे भी लिख सकते हो। 16 के गुणनखंड आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 16 के अगर सिर्फ गुणनखंड की बात की जाए ना, 16 के अगर सिर्फ गुणनखंड की बात की जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो 16 को बराबर है 4 गुणा 4, ऐसे लिख सकते हो। 16 के गुणनखंड की बात करें 16 को लिख दो 2 गुणा 8, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब बात आ गई अभाज्य गुणनखंड की तो आपको इस विधि का इस्तेमाल करते हुए अभाज्य संख्याओं की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, सभी इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो है वो मुझे बताएंगे चैट में। 18 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। सॉरी, दो तीन तीन। आपने टेबल सीखे या फिर आपने डायरेक्ट कर लिया तोड़ तोड़ के? राइट कर लिया। ठीक है, हाँ वैसे दो तोड़ तोड़ के भी गुणा कर सकते हैं, तीन बट गुणा हाँ तीन चलो ठीक है, आप सभी कह रहे हैं तो यही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया 18। अब 18 को सॉल्व करेंगे 2 से, 2 9 18, 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको ऐसे। तो 18 को हम लिख सकते हैं किसमें? 2 गुणा 3 गुणा 3 में। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया, आपके जो गुणनखंड आए वो सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। अगर उत्तर में 18 मिल गया तो मतलब आंसर सही है, उत्तर में 18 नहीं मिला तो हम कहेंगे आंसर गलत है। ठीक है, करो जरा। तो मैम मेरी स्क्रीन अटक गई। अच्छा, सबके साथ ही हो रहा होगा ऐसा ना, पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है स्क्रीन की। चलो अभी बताओ, अभी दिख रही है जो मैंने लिखा? ओके मैम। हाँ अभी दिख रहा है बच्चों, सभी बताओ सभी। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये 18 के जो हमने गुणनखंड निकाले वो सही है या गलत है। कैसे करेंगे? इनको गुणा करो, इनको गुणा करने के बाद अगर 18 मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो गलत। ठीक है, तो करो जरा इसको गुणा। तो हम इसको अगर गुणा करें तो आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18। देखो गुणा करने पे वापस से क्या मिल गया हमें? 18 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अभाज्य गुणन की ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बस अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना होता है और उनको गुणा के रूप में लिखना होता है। चलो एक और सवाल है मेरा, इसको घात के रूप में लिख के बताएं। घात के रूप में लिख के बताओ। हम 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की घात 1 और 3 की घात 2। 3 की घात 2 क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे 2 बार खुद से गुणा कर रहा है, इसलिए 3 की घात में सिर में 2 लग जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा कर रहा था और 2 के सिर पे तो कोई घात ही नहीं है। तो इसको ऐसे का ऐसा लिखना, ऐसे का ऐसा लिख लो, या घात लिखनी ही है तो इसके सिर पर घात 1 लिख लो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और मुझे अपना आंसर बताओ, ये भी इजी है। मैम 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 3 2 5। 3 गुणा 5। 2 2 3 2 5। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हुआ, तो यही था जो अभी हम सीखने वाले थे कि 2 से करेंगे 2 6 के 12, 0 का 0। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 से भी तो हो सकता था, है ना? 3 चौके 12, 0 का 0। तो फिर हम 3 से क्यों नहीं कर रहे?
तो इसके पीछे भी रीजन है। जो आपकी अभाज्य गुणनखंड कहता है वो क्या कहता है कि जब आप भाग करोगे या जब आप वो सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन को, तो बिल्कुल क्रमबद्ध चलना है, बिल्कुल क्रम में चलना है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी सबसे पहले उसको ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये नंबर है ये 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल कहता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वही ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लिखने में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, और देखने में भी कि कितने 3 है कितने 2 है वो देखने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमेशा 2 से शुरू करेंगे। 2 6 12 0 का 0 अभी भी मुझे दिख रहा है, अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये 3 से जा सकता है, लेकिन तब अभी भी मैं इसको 3 से नहीं भाग दूंगी, क्योंकि जब तक ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसको भाग देना बंद ना कर दे तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तब तक हम अगली संख्या को नहीं ले सकते। तो 60 को भी 2 डिवाइड करता है, तो 2 से फिर से भाग करो। 2 3 6 0 का 0, इसको फिर से 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 5 15। अब क्या किया, तो अब 2 ने 15 को भाग देना बंद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से 2 लूंगी ना तो 15 मेरा भाग नहीं होगा। तो जब मेरी छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ने भाग देना बंद कर दिया, तो अब अगली अभाज्य संख्या आएगी और भाग देने की कोशिश 3 जी। करेगी। तो 3 आया और 3 ने भाग दिया, तो इसने 3 5 15, ठीक है। अब 3 ने भी भाग देना बंद कर दिया, तो उससे अगली अभाज्य संख्या भाग देने जाएगी। तो 5 आया, 5 एकम 5, और हमारा जो है वो हमें अपना आंसर या सॉल्यूशन मिल गया। तो कितना, कैसे हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 120 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 5, और अगर घात के रूप में लिखना हो तो 2 की क्यूब गुणा में 3 गुणा 5। 2 की घात 3 गुणा में 3 और गुणा में 5, तो हमने इसको घात के रूप में भी लिख दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है ये, क्या ये अभी भी क्या आप इसको एलसीएम ही कहोगे, बताओ जरा। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि, ठीक है। तो बस ये था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब इस पर जो भी पोल की क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस रिवीजन ही होगा इसका, ठीक है। मतलब आपको ही क्वेश्चन मैं दूंगी। तो अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। देखो जितने भी नए बच्चे आज क्लास में आए जिन्होंने एक बार भी अपना नाम चैट में नहीं लिखा है, प्लीज नाम चैट में लिखो, क्योंकि लिस्ट में फिर आपका नाम नहीं आ पाएगा, ठीक है। लिस्ट में फिर आपके नाम के आगे भी नॉट अवेलेबल मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाम नहीं पता, ठीक है। बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।